गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पिछले चैप्टर किया उसकी आगे एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हमने निकालने हैं इसमें। तो इसमें क्या हाइट एंड डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि ये जो चैप्टर है ये किसके काम आता है। जैसे हाइट, बहुत बड़ी बड़ी हाइट या डिस्टेंस, जैसे मतलब हमें माउंटेन की हाइट निकालनी है या कहीं एरोप्लेन कहीं जा रहा है कितनी हाइट से जा रहा है, या किसी समंदर की डेप्थ निकालनी है, या जैसे पुराने ज़मानों में ये ज्योतिषी थे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे ये जो निकालते थे कि सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, ये सब निकालने के लिए यही जो हमें जो जो एप्लीकेशन यहाँ ये जो हाइट एंड डिस्टेंस फार्मूला जो लगाना है हमने यहाँ पे उसी से निकालते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत पुराने ज़मानों से चलती आ रही है। ये तो बहुत इजी है, ये इतना नहीं, सिर्फ आपको एक राइट ट्रायंगल बनानी है। क्वेश्चन को पढ़ के, स्टेटमेंट को पढ़ के कैसे, तो उस ट्रायंगल से हमने जैसे अभी पीछे चैप्टर में हमने किया कि कैसे हमने साइड निकाली, कैसे एंगल, क्योंकि चैप्टर में आपने देखा कि कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं अगर हमें कोई एंगल दिया हो कोई एक, तो यहाँ भी आपको एक एंगल और एक साइड दी जाएगी ट्रायंगल की। जैसे भी फिगर बनेगी, फिगर बनाने के बाद तो बाकी दो साइड्स या कुछ एंगल निकालना होगा हम निकाल पाएंगे। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पहले ये बात है जैसे ये एक ऑब्जर्वर मतलब कोई भी आदमी या कोई लड़का लड़की कोई भी यहाँ पे खड़ी हुई है तो उसकी ये आँख है कि अब ये एक टावर है या मीनार है, जो भी है, मीनार लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये जो टावर है, जो मीनार है, इसकी टॉप को वो देख रहा है। तो कहाँ से देख रहा है? यहाँ से। ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, जो भी है जो देख रहा है, तो देखना कहाँ पे है इसने? टॉप पे, यहाँ पे देखना है। तो उसकी जब वो ऐसे खड़ा था तो वो उसकी आँख की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये जा रही है ये। बट जब आप उसने ऊपर देखना, आप भी अगर आप कोई चीज़ ऊपर देखते हो तो आपको अपना आइज़ ऊपर करनी पड़ती है, नहीं तो सीधे खड़े हो तो सीधी लाइन जा रही होती है यहाँ से। बट आपको अगर ऊपर देखना है या नीचे देखना है तो आपको लाइन के ऊपर नीचे करना पड़ता है, आँख को नीचे ऊपर करना पड़ता है। तो जब ये यहाँ से देख रहा है तो ये यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, क्योंकि लाइन तो सीधी जाएगी लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइन जैसे बिल्कुल सीधी जाएगी। तो जब ये इस टॉप को देखेगा तो ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड पे या जहाँ भी खड़े हो वहाँ पे। तो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहा है। किसको देख रहा है? ये टॉप ऑफ द मीनार। तो इस तरीके से जो अब ऑब्जर्वर जो इसको हम जिस लाइन से जिस लाइन से वो उस को देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट आ गई। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो जो उसकी पहला, अगर वो ऐसे खड़ा था नॉर्मल तो उसकी ये लाइन यहाँ पे देख रहा था, तो इसके साथ जो बन रहा है तो इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कि जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट जो है जिसको उसने देखना है वो ऊपर हो, तो जब वो ऊपर देखेगा नीचे से तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये आ गया हमारे पास एंगल ऑफ, ये यहाँ भी वही बताया गया है सेम, ये ऐसे लेके। अब हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे मीनार की शक्ल में नहीं बनाएंगे, उसको सिर्फ एक लाइन दे देंगे, लाइन सेगमेंट दे देंगे, वर्टिकल लाइन सेगमेंट दे देंगे, तो ये मीनार ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे माना गया है कि जो यही सेम फिगर को यहाँ इस तरह से बनाया गया है कि आपने ये, तो ये लाइन ऑफ साइट आ गई और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। तो ये लिख रहा है इन फिगर, line AC drawn from the eye of the student of the top of the मीनार is called the line of sight। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा था देखने के लिए मीनार को, उसकी आइज़ जो लाइन उसकी आइज़ के थ्रू बन रही है
मीनार के टॉप को देखने के लिए उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जिस चीज़ को उसने देखना है और उस जिसके साथ आइज़ के साथ जो भी लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ मीनार, टॉप को देख रहा है। द एंगल BAC, जो एंगल BAC बन रहा है, ये वाला एंगल सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बन रहा है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, क्योंकि दो तरह के एंगल होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जर्वर नीचे होगा और ऑब्जेक्ट ऊपर होगी। ऑब्जर्वर नीचे से किसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये लिखा हुआ दस द लाइन ऑफ साइट इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। The angle of elevation of the point view is the angle formed by line side with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. The case when we raise our head to look at the object, ये मैं समझा चुका हूँ कि जब हमने अपना सिर ऊपर की तरफ देखना है, जैसे ये यहाँ भी थोड़ा सा दोबारा समझाया गया। ये एक काइट है, इसे ऑब्जेक्ट मानो, ये आपको पता ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे ये जो गर्ल खड़ी हुई है, जो लड़की खड़ी हुई है, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल जा रही थी, लाइन जा रही थी, क्योंकि जब ये सीधी खड़ी थी तो ये इसकी आई इसकी जो देख रही थी सीधा देख रही थी। बट जब उसने ऊपर देखना था किसको, काइट को, तो लाइन ऑफ साइट ये बनी और इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसका ये बना कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्योंकि ये नीचे खड़ी है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब आ गया दूसरा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो तरह के एंगल होते हैं यहाँ, एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या है, जैसे एलिवेशन में क्या था, ऑब्जर्वर जो था वो नीचे था और ऑब्जेक्ट जो थी वो ऊपर थी। अब ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट जो होगी वो नीचे होगी, तो हमारा एंगल जो बनेगा उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे और एक नीचे की तरफ बनेगा। नीचे देखेंगे जब वो तो ऑब्जेक्ट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये जैसे उन्होंने लिखा था गर्ल सिटिंग ऑन द बालकोनी, ये बालकोनी में मतलब जैसे आप छत के ऊपर कहीं चढ़ जाते हो या पेड़ के ऊपर कहीं चढ़ जाते हो और वहाँ से आप नीचे देखते हो किसी चीज़ को, तो तब जो एंगल बनता है आपका वो एंगल डिप्रेशन बनता है। तो यही द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकोनी लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट को देख रही है ये फ्लावर पॉट। तो on the stair of the temple, in this case the line sight is below the horizontal level। तो ये लाइन जो साइट ऑफ ये लाइन ऑफ साइट बनी है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो नीचे की तरफ बनी है। तो उस एंगल सो फाउंड बाय द लाइन साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब नीचे ऑब्जेक्ट जो होगी, सीधी सीधी बात है, जब ऑब्जेक्ट नीचे होगी और ऑब्जर्वर ऊपर होगा, जैसे कोई हेलीकॉप्टर से नीचे व्यू कर रहा है, देख रहा है सिटी में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है उसको देख रहा है, तो तब उसका एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड इज एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल। द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट व्यू बी व्यूड। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा, देखने वाला ऊपर की ओर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगी, तो जब ऊपर से वो नीचे देखेगा, ऐसे वो सीधा अगर यहाँ खड़ा होकर यहाँ देख रहा है तो ये सीधी लाइन वहाँ जाती है। बट जब वो आइज को नीचे डाउन नीचे की तरफ करेगा तो ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए ये आया, तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो बट एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दूसरा आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब वो ऑब्जर्वर यहाँ पर था और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, तो उसने यहाँ से ऊपर देखा, ऐसे वो अगर खड़े होकर देख रहा है तो ये जा रही है उसकी लाइन। तो बट जब उसने ऊपर देखा तो ये जा रही है लाइन। तो इन दोनों में के बीच में जो एंगल बना तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा जब वो कहीं ऊपर है और सब ऑब्जेक्ट जब नीचे है तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि ये जो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो ये जो नीचे ग्राउंड पे लाइन बन रही है वो भी, ये लाइंस आपस में दोनों पैरेलल होती हैं। तो हमें कई बार क्या होता है कि इस एंगल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन नहीं निकलता ऊपर से, तो हमें फिर बताना पड़ता है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी बिल्कुल सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। तो ये दोनों
आपस में पैरेलल लाइन है। जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल यहाँ पे बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम इसकी मदद से लेके भी काम चला सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं काम चले, क्योंकि बनाना फिगर में आपने डिप्रेशन शो करना ही करना, बट क्योंकि ये इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता है बराबर वन लाइन्स आर पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये हम तब इसे भी यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में क्या है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने पहले उसका क्या करना है, एक फिगर बनानी है। जैसी भी फिगर बनेगी और उसमें वो राइट ट्राइंगल्स बनेंगी, एक भी बन सकती हैं, दो भी बन सकती हैं, और उसकी मदद से आपको एक एंगल दिया होगा सिर्फ और एक साइड दी होगी। एक एंगल और एक साइड से आप दूसरी साइड उन्होंने मांगी होगी या तीसरी साइड मांगी होगी, जैसा भी मांगा होगा आप मजे से निकाल पाओगे। सिर्फ आपने क्वेश्चन में देखना है, जब आप फिगर बनाओगे एक कोई एक्यूट एंगल और एक साइड आपको मिलनी चाहिए, तो आप मजे से क्वेश्चन को निकाल पाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज इस चैप्टर में एक ही है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole up to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. फिगर उन्होंने दी हुई है, वही मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, फिगर बुक में भी है, अगर नहीं भी होती तो हम बनाते। कहता कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो वो इस क्लाइंबिंग वो चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रस्से के साथ। तो रस्सा जो है वो कहाँ, जो रोप है वो कहाँ बांधा हुआ है, ये समझ लो, हमें ले लेना है एक पोल। ये हमारा ए बी हमने पोल मान लिया कि ये पोल है, क्योंकि वर्टिकली है सीधा। ये हमारी ग्राउंड की लाइन है, ये ग्राउंड है हमारी बीसी जो हमने ली यहाँ पे, ये ग्राउंड है पूरी, और ये एक पोल है, समझ लो ये पोल लगा हुआ है और पोल की टॉप है, इसके साथ वो रोप बंधा हुआ है यहाँ से, और ये रोप जो है ये इसकी लेंथ है 20 मीटर, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे बंधी हुई है। तो इसकी मदद से वो चढ़ रहा है, सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो इसकी मदद से चढ़ रहा है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ रोप आ गया 20 मीटर जो दी हुई है, जो कि टाइटली बांधी हुई है यहाँ टॉप ऑफ द पोल टू द ये ग्राउंड पे। और ये जो उन्होंने कहा है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल की लाइन आ गई, और ये रोप का एंगल, ये रोप है जो है हमारे पास AC लेंथ क्या है रोप की, जैसे हमने फिगर बनाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इनसे, इन दोनों लाइनों से ये बन रहा है 30 डिग्री। तो आपने निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल, तो पोल हमने किसको दिया, AB को। तो जो आपने निकालना है पहले उसे लेट कर लेना है, जैसे मैंने किया कि ये देख लो यहाँ पे एक साइड दी गई, ट्राइंगल तो बन गई। अब हमने फिगर बनाई, वैसे तो ये बनी थी बुक पे, अगर नहीं भी बनी होती तो यही बननी थी। तो ये ट्राइंगल, इसमें एक एंगल एक्यूट भी मिल गया हमें और एक साइड भी। मैंने आपको बोला एक साइड और एक एंगल एक्यूट मिलेगा। अब चाहे हमें BC भी निकाल सकते हैं यहाँ से और AB भी निकाल सकते हैं, बट जो हमें पूछा होगा वही निकालना है। हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने लिया लेट A बी द हाइट ऑफ द पोल। ये हमारा पोल है, आपको पता है पोल ऐसे ही लगता है, और ये हमारा ग्राउंड है और ये रोप बना हुआ है यहाँ पे। तो AB बी द हाइट ऑफ द पोल, इसका मतलब हमने AB की लेंथ निकालनी है। तो AC इज इक्वल टू ये जो AC है ये मैंने लिखा है 20 मीटर, क्योंकि ये हमें दिया है बी द लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ दी हुई है। तो यहाँ फिगर में एंगल जो ACB है, क्योंकि ग्राउंड के साथ ये रोप के साथ जो एंगल बना वो 30 डिग्री है, तो वो बता दिया कि एंगल जो फिगर में दिख रहा है एंगल ACB इज एन एक्यूट एंगल 30 डिग्री का। अब राइट ट्राइंगल लेके आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि जो साइड आपने निकालनी है वो आपने पहले लेनी है, ऊपर रखनी है न्यूमरेटर में। जैसे आपको हाइट ऑफ द क्या निकालना है, पोल, तो हाइट ऑफ द पोल, पोल क्या है हमारे पास यहाँ फिगर में AB, तो हम रखेंगे AB अपॉन जो साइड आपको दी हुई है वो आप डिनोमिनेटर में रखो। बस सीधा सीधा ये समझ के रखो, जो साइड निकालनी है वो आप न्यूमरेटर में रखो और जो साइड आपको दी हुई है वो साइड आप डिनोमिनेटर में रखो। तो देखो कौन सी रेशो बन रही है उन 6 रेशो में से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से। ये देखो हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री के सामने। तो वही अब हमने निकालने किया AB, AB अपॉन AC किया, तो AB क्या बना, परपेंडिकुलर,
ये इस एंगल को दे के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या बना, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो कौन सी रेशियो है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, वो होती है साइन। तो साइन कितने डिग्री, ये एंगल, यही जिस एंगल के रिस्पेक्ट से हम निकाल रहे हैं वो क्या 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। फिर मैं समझाता हूँ आपको, ये जो एक साइड जो आपने निकालनी है, यहाँ हम सोच लिया है कि हमें पता है कि ये पोल निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है, पोल की हाइट है हमारे पास AB। तो साइड AB अपॉन जो साइड हमें दी हुई है, कौन सी दी है, AC। तो AB अपॉन AC क्या बन रहा है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी 6 रेशो में से होता है, साइन का होता है, तो साइन 30 डिग्री। बस सीधी बात है। तो बस जब यहाँ पहुँच जाओगे तो सीधा AB इज इक्वल टू AC को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पार ले जाओ, दूसरी साइड ट्रांसपोज करो, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, AC मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। AC हमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर, उसकी जगह लगाओ 20 मीटर, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ी है 1/2। तो काट के 2 1 2 2 10 तो ये AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हैंस द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही देखना है कि जो भी फिगर बनेगी उसमें ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल दिया होगा, जो साइड आपने दूसरी निकालनी होगी। तो यहाँ इस पोल की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। तो हम इसकी मदद से ऐसे पोल बिना मापे हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि एक साइड पता हो तो। बड़े ऐसा हमने पीछे भी किया था कि इसका शेडो देखा था पोल का, तो शेडो देख के तो मगर वहाँ हमने सिमिलर ट्राइंगल लेके या पाइथागोरस लगा के निकाला था। तो यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, क्योंकि पाइथागोरस के लिए आपको 2 साइडें चाहिए, यहाँ एक एंगल और एक साइड मिली होगी आप दूसरी। अगर यहाँ BC भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं कि ये कितना दूर है, बट हमें इतना ही पूछा है हाइट ऑफ द पोल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा। इस तरह से आपने निकालना है, एक साइड और एक एंगल आपको दिखना चाहिए बाकी, और जो साइड निकालनी है वो आप न्यूमरेटर में रखो, जो दी है डिनोमिनेटर में रखो। देखो कौन सी रेशो बन रही है, तो बस उसकी वैल्यू लगाओ तो काम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्री breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा कि वो कह रहा है कि एक पेड़ है कि वो कोई तूफान आने पे वो टूटा, कहीं बीच में से टूटा, और जब वो टूटा तो उसका जो टॉप था वो कहीं ग्राउंड पे लगा जाके। तो जब वो ग्राउंड पे लगा तो उसने ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। उस टॉप जहाँ टच हुआ वहाँ उसने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री का। मगर पूरा पेड़ टूट के नीचे नहीं गिरा, पेड़ इस तरह से टूटा, अभी मैं समझाता हूँ। और कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट से, तो डिस्टेंस जब टॉप जहाँ आके टच हुई वो कितना 8 मीटर दूर आके टच हुई। तो बताइए कि ट्री की हाइट कितनी थी। ये तो हम ले लेते हैं, जो B से लेकर D तक ये हमारा ट्री था पहले, जब ये स्टॉर्म नहीं आया था, जब ये मतलब तूफान नहीं आया था, तो ये हमारा B से लेकर D मतलब हाइट ऑफ द ट्री जो थी वो BD थी। बट जब तूफान आने से क्या हुआ, इस पॉइंट से C पॉइंट से ये पेड़ यहाँ से टूटा और पूरा टूट के नीचे नहीं गिरा, ये ऐसे टूटा। आपने कई बार देखा होगा तूफान आने पे, आंधी आने पे कुछ पेड़ टूटते हैं तो इस तरह से बन जाते हैं। तो ये आधा यहाँ पे लगा रहा है इसमें थोड़ा सा, और इस तरह से टूट के, तो ये जो चीज़ थी CD, जितना CD लंबा था वो आगे D पॉइंट जो है वो A पॉइंट पे आगे टच हो गया। इस तरह से एक ट्राइंगल टाइप बन गई वहाँ ये ट्राइंगल टाइप बन गई है। जितना CD है वो CA बन गया, मतलब D यहाँ से C यहाँ पे ही रहा और D जो है वो इधर से टूट के यहाँ पे, क्योंकि टॉप क्या है D पॉइंट शो कर रहा है, तो D पॉइंट ये टॉप यहाँ पे आके, यहाँ जो टॉप है वो यहाँ टच हो गई ग्राउंड के साथ, और जहाँ टच हुई ग्राउंड के साथ तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये ग्राउंड के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री का एंगल बना लिया।
तो लगभग पहला क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, बट यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आई है कि हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चे गलती क्या करते हो आप लोग कि ये हाइट ऑफ ट्री ये BC मान लेते हो, ये नहीं है। हमारे पास हाइट ट्री पूरा कितना था, BD के बराबर था, बट यहाँ से टूटा तो ये जो पार्ट था, ये जो यहाँ C से लेकर D पार्ट था वो ये बन गया, ये कन्वर्ट हो गया C। आपको शायद समझ आ रही होगी, अगर क्लास में होते तो मैं छड़ी लेके तोड़ के आपको बता पाता कि ट्राइंगल कैसे बनती है। आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। बीच में से एक लंबी सी छड़ी ले लो, स्टिक ले लो, और उससे बीच में से ऐसे पूरा नहीं तोड़ो, ऐसे तोड़ो, बेंड करो और ऐसे एक ट्राइंगल बनाओ। आपको समझ आ जाएगी कि जो D पॉइंट है वो यहाँ पे आके टच हो गया। तो हमने समझ लो क्या निकालना है, BD निकालना है, हाइट निकालना है। तो ये ले लिया। लेट BD इज इक्वल टू, BD हमारे पास क्या है, BC प्लस मैंने लिखा AC। AC क्यों लिखा, बेसिकली BD इज इक्वल टू BC प्लस CD है, और CD जो है वो AC के बराबर मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ की लंबाई थी वो ये आ गई, CA के बराबर आ गई। तो ये बराबर बन गया हमारे पास BD इज इक्वल टू BC प्लस AC। इसका मतलब है हमें BC भी निकालना है और AC भी निकालना है। और ये दिया गया है कि ये है फुट ऑफ द ट्री और ये है टॉप ऑफ द ट्री। तो फुट ऑफ द ट्री से जो यहाँ टॉप टच हुई वो कितने मीटर दूर टच हुई, 8 मीटर दूर। देयरफॉर हमने AB ले लिया 8 मीटर। तो AB इज इक्वल टू 8 मीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड। ये पूरा मैंने यहाँ से देख के लिखा, आप भी लिख सकते हो कि जो AB लेंथ आई वो क्या आई कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ट्री के फुट से लेकर जो टॉप जहाँ आके टूट के टच हुई तो वो कितनी दूर टच हुई आके इससे, 8 मीटर। तो ये आ गया 8 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक साइड मिल गई इस ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, और एक एंगल भी मिल गया। तो यहाँ से मैंने बोला आप जो भी निकालना चाहते हो, मगर इसमें हमें BC भी चाहिए, AC भी चाहिए। इसका मतलब हमें BC साइड भी निकालनी है और AC साइड निकालनी है। तो दोनों बारी बारी निकाल लेनी है, और यहाँ BD में आपने यहाँ पे प्लस कर लेना है इनको, तो अपने से वजह से हाइट निकल जाएगी, BD निकल जाएगी, क्योंकि BD इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो एंगल CAB बना फिगर में, क्या बना, 30 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, यही ट्राइंगल लेते हैं राइट ट्राइंगल ABC। इसमें हमने निकालना कौन से है, पहले ये समझ लेते हैं कि BC निकाल लें, क्योंकि हमें BC भी चाहिए AC। तो बारी बारी निकाल लो, पहले BC हमने रखा ऊपर न्यूमरेटर में, और दी कौन सी है साइड हमें, AB। अब आपने CD नहीं देखना है, आपने ये ट्राइंगल देखनी है जो मैंने यहाँ पर, ये राइट ट्राइंगल है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब BC, अब 30 डिग्री एंगल यहाँ है तो ये अपोजिट साइड है BC, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो किसके बराबर होता है, किस रेशो के बराबर होता है, tan के। तो tan 30 डिग्री आ गया ये एंगल। तो BC इज इक्वल टू, AB को पार ले जाओ, AB मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री। तो AB tan 30, यहाँ वैल्यू लगा के हम रख सकते थे, मगर क्योंकि AB हमारे पास कॉमन आ जाना है इसलिए हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ ही छोड़ दिया फर्स्ट छोड़ के। तो BC हमारे पास निकल गई AB tan 30 डिग्री। इसी तरह से आपने AC भी निकालनी है। तो अब इसी ट्राइंगल को द्वारा लेके AC निकालना है। तो AC अपॉन हमें दिया कौन सा है, AB। तो AC अपॉन AB, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बनता है, सेक बनता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कास होता है, कास का ये रेसिप्रोकल है, तो सेक 30 डिग्री। तो ये हो गया AC इज इक्वल टू AB को ट्रांसपोज किया, पार ले गए, तो AB मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री। अब हम BC और AC को ऐड करना है, क्योंकि ये BD हमारे पास, हमने BD निकालना हाइट ऑफ द ट्री। BD इज इक्वल टू BC प्लस AC, ये लिखा हुआ है हमने, ये हमने समझा था कैसे आया। तो BC की जगह BC भरो फ्रॉम फर्स्ट से, AB मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री, प्लस AC की जगह AC भरो AB मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री। AB कॉमन निकल गया, तो tan 30 प्लस sec 30। तो AB की वैल्यू कितनी है, AB कितनी है, 8 मीटर। 8 मीटर मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो ये आ गया 8 मीटर मल्टीप्लाई 1/√3 प्लस 2√3, 2/√3 इज इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाई, जब इसे सॉल्व करेंगे √3 LCM 1 प्लस 2 √3। तो 8 मीटर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3/√3। अब हम न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये अपने से किया क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल फैक्टर बनाना है, हमने रैशनल बनाना है, तो √3 से ही हमने मल्टीप्लाई किया, √3/√3। तो ये हुआ 8 × 3 × √3 ये बन गया, और √3 × √3 बन गया हमारे पास 3। ये 3 कैंसिल हो गया तो बच गया 8 × √3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हाइट ऑफ द ट्री। ये निकल गया BD। तो BD हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। तो ये ट्री पूरा B से लेकर D तक है, तो BD की वैल्यू हमारे पास निकल गई 8 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। तो इसका मतलब ट्री की हाइट हो गई। तो यहाँ हमने दोनों साइड निकालनी थी, क्योंकि दोनों साइड प्लस करके हमारे पास क्या आना था, पूरा हाइट ऑफ द ट्री आना था। तो दोनों बारी बारी निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं है। Third question. A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. क्वेश्चन ये है कि एक कंट्रैक्टर जो है, एक ठेकेदार, वो कहीं पार्क में 2 स्लाइड्स जो हैं बच्चों के खेलने के लिए पार्क में इंस्टॉल करना, मतलब बनाना चाहता है या चाहती है. स्लाइड्स मतलब आप जब कहीं पार्क्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप एक तरफ पे सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाते हो और ऊपर से आप ऐसे लोहे की चादर से बना होता है ये, तो जिससे आप स्लाइडिंग झूला लेते हो, मतलब ऊपर से आते हो तो सीधा झूला लेते लेते नीचे आ जाते हो सीधा. तो वो हो गई. उस तरह से स्लाइड्स वो हैं बनानी है उन्होंने. तो 2 अलग अलग बनानी है, एक 5 साल के बच्चों से छोटे बच्चों के लिए और एक 5 साल के से बड़े बच्चों के लिए, मतलब 2 बनानी है. और जो 5 साल के बिलो 5 ईयर्स मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनानी है, तो वो उसकी जो हाइट होगी ग्राउंड से वो 1.5 मीटर होगी. कि जो सीढ़ी की तरफ से चढ़ोगे, जैसे यहाँ पे तो ये टॉप आ गई, और जैसे यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ते हो आप, यहाँ पे बैठ के और यहाँ से स्लाइड हो जाते हो नीचे, तो यहाँ गिरते हो आगे, तो इस तरह से वो 1.5. और जो बड़े बच्चों के लिए बनानी है वो बनानी है ग्राउंड से, इसकी हाइट रखनी है, टॉप हाइट रखनी है कितनी, 3 मीटर. तो इसका मतलब ये मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाई हुई है ये वाली, ये बड़े बच्चों के लिए. ये आ गई टॉप, तो ये ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी, 1.5 मीटर. तो ये और ये स्लाइड है कितनी, AC जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है. ये स्लाइड यहाँ टॉप है, यहाँ से बच्चा स्लाइडिंग करता है और यहाँ पे आके गिरता है. तो ये लेंथ ऑफ स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है, और ये लेंथ ऑफ PR जो है लेंथ ऑफ स्लाइड बड़े बच्चों के लिए है. और ये जो हाइट है ग्राउंड से, इसको कितने ऊपर जाना है, जाके कहाँ से आना है, स्लाइड होना है 3 मीटर से, और छोटे बच्चों ने कहाँ से होना है 1.5 मीटर से, 1.5 मीटर से. ये सारा क्वेश्चन है. और जो लिखा है, जो छोटे बच्चों का जो एंगल बनता है जब स्लाइडिंग के साथ विद द ग्राउंड, वो होता है 30 डिग्री. और जो बड़े बच्चों के लिए एंगल बनता है विद द ग्राउंड स्लाइडिंग के साथ, वो बनता है कितना, 60 डिग्री. तो ये दोनों फिगर्स हमने अलग अलग बना ली, और दोनों की लेंथ निकालनी है, स्लाइड कितनी कितनी लंबी है, जो जहाँ से उसने स्लाइड होना बच्चे ने वहाँ से नीचे ग्राउंड तक कितनी. दैट इज़ आपको एक AC निकालना है इस ट्राइंगल से, और एक PR निकालना है. तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, समझ लो. इसका अलग क्वेश्चन निकालना है, इसका अगर आप फिगर देखो तो यहाँ पे फिगर बना के ये आ गया, एक साइड भी मिल गई और एक एंगल भी मिल गया, यहाँ भी एक साइड भी मिल गई और एक एंगल भी मिल गया, और सेम चीज़ मिल गई. तो हमने सिर्फ एक साइड निकालनी है, यहाँ AC निकालना है, और इसमें हमने PR निकालना है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्लाइड ये है, AC इसके लिए और दूसरे बच्चों के लिए ये PR. तो लेट AC बी द लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन बिलो. मैंने ये ले लिया इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACB में, ABC में, कि AC जो है वो लेंथ ऑफ स्लाइड है. मैंने समझा दिया किन बच्चों के लिए, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं. A जो है पॉइंट, B द पोजीशन ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड, स्लाइड का जो टॉप है ये A है, A पॉइंट दिखा रहा है इन बच्चों के लिए. दैट इज़ हमारे पास AB, क्योंकि ये 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है, इसका मतलब AB हमारे पास कितना बन गया, 1.5 मीटर बन गया. इसी तरह से दूसरी स्लाइड के लिए
पी क्यू आर मैंने ट्राइंगल ले ली, तो पी आर बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, ये वाली, ऑफ चिल्ड्रन अबव द 5 ईयर्स एज, जो 5 साल से ऊपर हैं बच्चे उनके लिए। पी जो है पोजीशन बिल्कुल सेम, पी बी द पोजीशन ऑफ द स्लाइड अबव द ग्राउंड आना था यहाँ पे, अबव द ग्राउंड 5 ईयर अबव द 5 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन विच इज़ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, जो कि 3 मीटर, इसका मतलब पी क्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। बस ये हमने जब ले लिया तो ये एंगल ए सी बी बन गया 30 डिग्री, पी आर क्यू बन गया 60 डिग्री। तो हमारे पास बारी बारी इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, तो बारी बारी एंगल ए सी निकाल लो। पहले हमने ए बी सी ट्राइंगल ली, इसमें हमें कौन सी साइड निकालनी है, ए सी निकालनी है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्लाइड हमारे पास कौन सी है, ए सी। ए सी अपॉन हमें दी कौन सी साइड है, ए बी। तो देखो क्या बन रहा है, एंगल ये है 30 डिग्री, तो ए सी क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू कोसेक 30 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है 1.5 मल्टीप्लाई कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये बन गया 3 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन इज 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ वो कितनी बन गई, 3 मीटर सारी बन गई। ये निकल गया क्वेश्चन। अब बड़े बच्चों के लिए सेम, अब ये वाली ट्राइंगल लेनी है, सेम वही बात, हमने पी आर निकालना है। पी आर क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन कौन सी साइड दी गई है, पी क्यू दी गई है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन ये पी क्यू कौन सी बनी, परपेंडिकुलर, क्योंकि सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है 60 डिग्री एंगल के, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यही बना, वही सेम कोसेक की बना, बट यहाँ 60 डिग्री एंगल है तो कोसेक 60 डिग्री। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू कोसेक 60 डिग्री। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू में 3 मीटर दिया है, 3 मीटर इंटू कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो अब मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बोला, हम न्यूमरेटर को इरेशनल में नहीं रहने देते, तो रैशनल में करने, ऐसे तो यहाँ निकल गया था क्वेश्चन, मगर फिर से रैशनल में करने के लिए हम क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3/√3 मल्टीप्लाई √3 बन गया 3 के बराबर, 3 कैंसिल और 2√3 मीटर। तो इसकी लेंथ आ गई 2√3 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर अबव 5 ईयर्स एज इज 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हो। ये दोनों के लिए आ गया, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर लेंथ आ गई स्लाइड की, और बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th question, the angle of elevation of the top of tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पहले की तरह है। ये क्वेश्चन को समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे एक, मैंने आपको बोला ये ग्राउंड है BC, पहले ही नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आपने ग्राउंड समझना है, और इस पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ से टावर की टॉप को देख रहा है। तो टावर हमने क्या ले लिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो ये वो पोल था, ये टावर है, सेम ये टावर ए भी आ गया। टावर क्योंकि सीधा हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, तो ये टॉप ऑफ द टावर ए भी हो गया, फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द टावर ए आ गया, फुट ऑफ द टावर ए भी हो, तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, ए भी हो गई इस फिगर के हिसाब से। तो यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर देख रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको पता है एलिवेशन जहाँ से ऊपर देख रहा है, तो ये एंगल जो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई विद द ग्राउंड। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये इसने कहा। तो ये लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एलिवेशन किसको देखने के लिए, टॉप को देखने के लिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर, जो कि फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में 8 मीटर था, यहाँ 30 मीटर दूर है। ये पॉइंट, ये फुट ऑफ द टावर है, इससे ये 30 मीटर दूर है पॉइंट, जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, जहाँ से कोई भी आप ही समझ लो, आप बच्चे आप देख रहे हो, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये 30 मीटर बी से दूर है, तो BC इसका मतलब हो गया 30 मीटर हो गया, और यहाँ से एंगल जो है वो
एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। देख रहा है किसका टावर। हमें निकालना है ए बी मतलब हाइट ऑफ द टावर। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन हो गया, एक साइड और एक वहाँ ये वाली साइड दी थी, यहाँ ये वाली साइड दी है, एक साइड और एक एंगल। तो इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि सेम क्वेश्चन आप खुद भी निकाल सकते थे। ये हाइट ऑफ द टावर है, बी सी आपको दिया गया 30 मीटर में समझा चुका हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये एंगल बना 30 डिग्री का। अब आपने यही ट्राइंगल लेके निकालना क्या है आपको, हाइट ऑफ द टावर आपके पास क्या है ए बी निकालना है। ए बी अपॉन कौन सी साइड दी है बी सी। तो अब अगर ए बी अपॉन बी सी देखो तो आप खुद समझो कौन क्या अपॉन क्या आया है, तो ये बना tan। तो tan 30 डिग्री, तो ए बी इक्वल टू बी सी tan 30 डिग्री। बी सी आपको दिया गया 30 मीटर, उसकी जगह 30 मीटर भरा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और बाद में रेशनलाइज किया आपने, मैं इसे जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट में किया है, तो बाकी सिर्फ रेशनलाइज किया जैसे मैंने पहले समझाया। तो ये आ गया काट के tan√3। हैंस द हाइट ऑफ टावर इज tan√3 मीटर। ये आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. कहने का मतलब आप भी जब काइट उड़ाते हो तो काइट के साथ जो स्ट्रिंग मतलब जो धागा जिसे आप डोर बोलते हो वो बंधी होती है। तो ये समझ लो काइट की पोजीशन ये है, काइट यहाँ पे है क्योंकि अबव द ग्राउंड है वो, और वो ग्राउंड से कितनी है परपेंडिकुलर कितनी ऊंची है। अगर ग्राउंड से देखा जाए वो 60 मीटर है, तो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर है काइट। ये काइट यहाँ पे ए पॉइंट पे काइट है और ये बी सी आपके पास एक ग्राउंड की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से सीधा आपने ये नहीं देखना कि ये कितनी लंबी है, आपने काइट जो है वो ग्राउंड से ग्राउंड मतलब जो डिस्टेंस निकलना होता है वो परपेंडिकुलर निकलना होता है। तो वो कितना है 60 मीटर ऊंची है यहाँ पर। तो ये जो धागा जो जिसे आप डोर बोलते हो ए सी यहाँ पे बंधी हुई है, ये धागा ये है ए सी। यहाँ पे जो भी काइट उठा रहा है जब यहाँ बंधी हुई है यहाँ पे है वो, यहाँ से पकड़ी हुई है डोर। तो ये जो जिसे आप स्ट्रिंग बोल रहे हो वो अटैच की है काइट के साथ, टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, नीचे कहीं अटैच की हुई है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो आपने सोचना, क्योंकि आप देखते हो कि जब काइट उड़ाते हो तो उसमें थोड़ा सा स्लैक सा आता है, ऐसे मतलब ऐसे घुमा घुमा के जो धागा है वो डोर है जो स्ट्रिंग है वो घुमा घुमा के थोड़ी आती है। मगर यहाँ आपने अज्यूम करना है कि ये बिल्कुल सीधी है, उस समय जैसे बिल्कुल स्ट्रेच पकड़ी हुई है, खींची हुई है ये, तो बिल्कुल सीधी है, तब ये दिखाना है आपने। तो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग आ गई ए सी जैसे वो रोप वाला क्वेश्चन था पहला, और ये ग्राउंड आ गई, इसके साथ जो एंगल बना इंक्लिनेशन होता है एंगल बना है जो, तो वो कितना डिग्री बना है 60 डिग्री का एंगल बना है। तो आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी मतलब ए सी निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है ये, इसमें भी एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, जो साइड निकालनी होगी हम निकाल लेंगे। तो लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट, ए कहाँ पे है, काइट कहाँ पे है ए के ऊपर है, मतलब ए जो है पॉइंट वो शो कर रहा है कि पोजीशन ऑफ काइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ए बी देयरफॉर ए बी किसके बराबर हो गया 60 मीटर हो गया। ए सी विद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमने निकालनी है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो ये एंगल बन गया आपके पास, फिगर बनाने के बाद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्यूट एंगल वो 60 डिग्री का, तो ये एक साइड आ गई। तो सेम बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हमने कौन सी साइड निकालनी है ए सी निकालनी है, क्योंकि हमें ए सी की ज़रूरत है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो ए सी है, तो ए सी अपॉन हमें दी कौन सी गई है ए बी। तो देखो कौन सी रेशो बनती है, ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है और ये अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड ये इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जो एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो ये बन गया कोसेक, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन, अभी पीछे भी किया पिछले क्वेश्चन में भी वो भी कोसेक आया था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन गया कोसेक कितना 60 डिग्री। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी कोसेक 60 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना दिया हमें 60 मीटर इंटू कोसेक 60 की वैल्यू होती है √2/√3।
तो ये लगाई वैल्यू, वही पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। 60 मीटर इंटू 2 अपॉन रूट 3, फिर रेशनलाइज किया इसे रूट 3 अपॉन रूट 3 के साथ, तो ये वही 60 इंटू 2 इंटू रूट 3, ये रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 आ गया 3 के बराबर, 3 से काटा 60 को तो ये आया 20, 20 इंटू 2 रूट 3, ये हो गया 40 रूट 3 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारे पास डोर है उसकी लंबाई कितनी है, जो काइट के साथ बंधी हुई है उसकी लंबाई 40 रूट 3 मीटर आ गई। तो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 6th क्वेश्चन कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ his eyes to the top of the building increasing from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो कहता है कि ये जो जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया तो ए बी जो है ये हाइट ऑफ द बॉय है, ये कितना है 1.5 मीटर। ये बॉय जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, ऊंचा है, मतलब उसकी लंबाई जो है, ऊंचाई है, जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर है। ये जहाँ पे खड़ा हुआ है और ये एक बिल्डिंग है जो कितने मीटर है, वो 30 मीटर है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज बिल्डिंग की हाइट डी से लेकर सी तक। सी डी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये है 30 मीटर। और ये जो बॉय है जो बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, बॉय की लेंथ कितनी है, लंबा कितना है, वो 1.5 मीटर। ये किसको देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है। तो बिल्डिंग कितनी है, 3 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 3 सी डी है 30 मीटर, 3 नहीं 30 मीटर। इसकी टॉप को वो देखेगा कुछ डिस्टेंस, कुछ इसके फुट से कई कुछ दूरी पे। तो यहाँ बॉय खड़ा हुआ है ए पॉइंट पे, ए बी इज द लेंथ ऑफ द बॉय, यहाँ खड़ा है। जब यहाँ से देख रहा था टॉप को तो उसकी आईज के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या बन रहा था, क्योंकि उसकी आई यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी लेंथ है ये, तो ये पहले अगर सीधा देखे तो ये आ गई हम ए जी लाइन, तो इसके साथ लाइन ऑफ साइड क्या आ गई ए डी, क्योंकि डी को उसने देखना है। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री। अगर वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ जाता है, आगे जाते 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 जैसे यहाँ पहुँच गया ई एफ, ये भी किसकी आ गई, ये वाई की ही लेंथ आ गई। तो अगर ई पॉइंट पे पहुँचा तो वहाँ से अगर देखे तो वो कितना बनता है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का बनता है विद द ग्राउंड, सेम तरीके से। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका मतलब पहले वो कहाँ था, ए पॉइंट पे था, जब देख रहा था 30 डिग्री एंगल बन रहा था। फिर उसी जगह फिर वो थोड़ा सा आगे गया, किस पॉइंट पे गया, ई पे पहुंचा, तो वहाँ से आपने वही देखना था उसने, तो वहाँ 60 डिग्री का एंगल बना। तो उनका कहने का पूछने का मतलब है कि ए से लेकर ई तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जिससे वो 30 से 60 डिग्री एंगल बन गया। बिल्डिंग उतनी ही है 30 मीटर ऊंची। तो ये क्या है, ये हमने इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, ए से लेकर ई निकालना है। तो लेट ए ई बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। ये मैंने ले लिया ए ई जो है वो डिस्टेंस कवर, क्योंकि उन्होंने कहा इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक कितना दूर गया, तो वही हमने निकालना है, ए ई निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे ने, लड़के ने टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द, ए बी जो है हाइट ऑफ द बॉय है, सी डी इज बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो चीज़ें दी हैं वो पहले हमने लिखनी चाहिए यहाँ पे जी। सी डी जो होगा वो 30 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो फ्रॉम फिगर, अगर हम जैसे फिगर बनी हम देखें तो जब हमने ये ट्राइंगल बनाई तो क्योंकि आईज जहाँ पे थी, आँख उसकी यहाँ पे थी, फिर दूसरे अगर आगे हो गया तो यहाँ पे थी, तो यहाँ से तो ये सीधी लाइन ये बनेगी, ट्राइंगल हमारी राइट ट्राइंगल ये बनेगी दो, एक ए जी डी और दूसरी डी जी ई, ये दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इसलिए हमें डी जी चाहिए। तो डी जी जो है वो कितना हो गया, डी सी माइनस सी जी। पूरे डी सी में से सी जी हम अगर काट लें नीचे माइनस कर दें, क्योंकि सी जी प्लस डी जी इज इक्वल टू डी सी बनता है। तो डी सी हमें पूरा दिया गया, तो इसका मतलब डी सी माइनस सी जी। अब सी डी सी हमारे पास कितना है 30 है, सी जी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि लड़का जो है जितनी हाइट ये है इतना ही हाइट यहाँ होगी पूरी, क्योंकि इतना ही अगर ये जाएगा तो इसकी जो आई से ये लाइन बन रही है और ये जो फुट से लाइन बन रही है वो सेम जाएगी, तो ये
1.5 मीटर ही CG रहेगा। तो 1.5 30 में से निकालेंगे तो ये आ गया 28.5। तो ये जो DG हमारे पास बना, ये कितना बना, 28.5 मीटर बन गया। ये साइड भी हमारे पास आ गई। और ये अलग अलग आपने क्या करनी है, दो ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें एक 60 डिग्री का एंगल है, एक ट्राइंगल ये है DAG और दूसरी DEG। अलग अलग दोनों लोगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि हमें निकालना है AE किसी ट्राइंगल की साइड नहीं है, पूरी नहीं है, बट AG एक की है। अगर हमारे पास AG निकल जाती है और उधर से GE निकल जाती है तो AG में से हम GE काट लेंगे तो हमारे पास AE निकल जाएगा। तो इसलिए एक ट्राइंगल से हम निकालेंगे AG साइड और दूसरी ट्राइंगल से हम निकालेंगे, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को देखें हम DAG को, तो यहाँ भी हमें एक साइड और एक एंगल मिला हुआ है, दूसरी साइड निकाल सकते हैं, AG निकाल सकते हैं। और अगर इस ट्राइंगल से देखें DEG से, तो यहाँ भी एक साइड और एक एंगल मिला हुआ है, तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं EG। तो जब AG भी निकाल लेंगे EG भी निकाल लेंगे, AG से EG माइनस करेंगे तो अपने आप हमारे पास AE निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DGE, ये वाली DGE, ये वाली ट्राइंगल जिसमें एक्यूट एंगल के क्या बना है, 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो इस ट्राइंगल को हम लें तो ये निकालनी कौन सी साइड है हमने, G, क्यों हमने सोचा है कि G और AG निकलेगा तो मजे से निकल जाएगी AE। तो GE ये आ गई, GE अपॉन हमें दी कौन सी गई है, DG। तो ये है एंगल हमारा 60 डिग्री। तो G क्या आ गया, बेस, और ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि सामने वाली साइड है और ये साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट। तो ये कॉट 60 डिग्री आ गया। तो G इज इक्वल टू DG ट्रांसपोज करो तो ये आ गया DG मल्टीप्लाई कॉट 60 डिग्री। ये यहाँ हम वैल्यू लगा के निकाल सकते थे, इसको वैल्यू दोनों की लगा के 28.5 भी, मगर थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इकट्ठा निकालेंगे, नहीं तो पहले यहाँ निकालेंगे फिर वहाँ निकालेंगे जाके, फिर इनको माइनस करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ ही छोड़ दिया G की वैल्यू निकाल के कि DG मल्टीप्लाई कॉट 60 डिग्री। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं DGA, ये पूरी, ये लाइन बीच में से समझ लो नहीं है, ये है, तो इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये साइड दी गई है, हमें AG निकालना है। कौन सी निकालनी है, AG अपॉन B कौन सी गई है हमें, DG। तो ये भी सेम वही, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है तो काट 30 डिग्री। यहाँ 30 क्यों, कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये काट 30 डिग्री। तो AG इज इक्वल टू DG को ट्रांसपोज किया, दूसरी साइड ले गए तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई DG काट 30 डिग्री। तो AG जो है, AG में आप पूरे में देखो, यहाँ A से लेकर G तक ये दो लाइन है, AE प्लस EG। ये हमने तोड़ी क्यों, क्योंकि हमने AE निकालना था, AG नहीं निकालना था, ना GE निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे तोड़ी AE प्लस EG। हम AG की जगह, पूरी की जगह हम लिख लेंगे AE प्लस GE इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, DG मल्टीप्लाई कॉट 30 डिग्री। AE इज इक्वल टू DG कॉट 30 डिग्री। इस GE को ट्रांसपोज करके इधर ले आए, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस GE आ गया। DG कॉट 30 डिग्री माइनस GE, ये निकाला हमने फ्रॉम फर्स्ट से, DG मल्टीप्लाई कॉट 60 डिग्री, वो लगा दिया हमने, पुट कर दिया यहाँ पे। DG दोनों में से कॉमन आ गया तो रह गया अंदर कॉट 30 माइनस कॉट 60। तो DG की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 28.5 मीटर, इंटू कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 मीटर। जब इसको सॉल्व किया, √3 हमारा एलसीएम आया, तो √3 मल्टीप्लाई √3 बन गया 3 माइनस 1, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 1 √3, 28.5 इंटू 3 में से 1 निकाला 2/√3। फिर वही बात, कोई रेशनलाइज करना, √3 हर क्वेश्चन में √3 आ रहा है, √3 तो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है वो रैशनल बन जाएगा, तो ये बन गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.5। तो 9.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 9 2 18 और 5 2 1, 19 बन गया, 19√3। हैंस द डिस्टेंस कवर द बॉय, क्योंकि बॉय ने कहाँ से डिस्टेंस कवर किया, ए से लेकर ई तक, उसने कितना, तो ये हमारा क्या निकला, AE निकला। तो AE जब निकल गया हमारा, इसका मतलब लड़का जो है वो इस पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ कितना गया,
कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 19√3 मीटर, जबकि एंगल 30 डिग्री बन रहा था इस पॉइंट से, और जब 60 डिग्री जहाँ से बना वहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना डिस्टेंस लिया, 19√3 मीटर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप इन्हें अच्छी तरह से निकालो। यही हर क्वेश्चन में ये देखना है जो फिगर बनती है, एक साइड और एक एंगल मिलना चाहिए, और जो दूसरी साइड आप निकालना चाहो मज़े से निकाल सकते हो। तो आज इतना ही करते हैं।